सोना नगरी नामक राज्य में राजा सोना सिंह एक बड़े से राजमहल में अपनी रानी सुंदरी, बेटा विजय सिंह, बेटी ताप्ती और अपने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल भाई मजनू के साथ रहते थे। एक दिन, नहीं रानी साहिबा, मैं अभी आपको इतने महंगे गहने नहीं दिला सकता। आपको पता है ना कि अभी हमारे राज्य में भारी बारिश के कारण कितना भीषण संकट आया है। महाराज, इस धरती पर तो दिन रात की तरह प्राकृतिक आपदा भी आती जाती रहती है। क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने मन को मार दें? आपको पता है, कल जब भुवन नगर की रानी हमारे नगर से गुजरी तो उसके कीमती गहनों के कारण उसका रुतबा कितना बढ़ गया था। क्या आप नहीं चाहते आपकी रानी सुंदरी का भी प्रजावासियों के बीच रुतबा बढ़े? देखो, तुम्हारे इस रुतबे को बढ़ाने के चक्कर में झूठ मूठ के दिखावे की वजह से मेरा राजकोष पहले ही हमेशा खाली रहता है। मैं नहीं चाहता कि हमारा राज्य दिवालिया हो जाए, इसलिए भगवान के खातिर अब मुझे बख्श दो। अच्छा, तो मैंने आपके राजकोष को खाली किया है? सच कहूँ तो आपके जैसे कंजूस राजा को पाकर मैं खुद बर्बाद हो गई हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े राज्य के राजा के पास इतना छोटा दिल है। नहीं तो मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करती, बल्कि पड़ोस की राजा जय सिंह। हाँ हाँ, आगे बोलो, क्या कह रही थी? जय सिंह क्या? छोड़िए वो सब बात। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे हीरे मोतियों से जड़ा वो कीमती गहना चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। नहीं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ तो छोड़ दो ना मुझे। किसने मना किया है? जाओ यहाँ से अभी, जाओ जहाँ जाना है। वो तो मैं आपको बहुत पहले ही छोड़ चुकी होती, बस अपने बच्चों के कारण यहाँ रुकी हुई हूँ। हाँ नहीं तो। झूठ मत बोलो रानी साहिबा, बच्चों के कारण नहीं, तुम मेरी अथाह धन संपत्ति के कारण रुकी हुई हो। मैं सब जानता हूँ। आप ही तो इस दुनिया में एक कुबेर ठहरे, बाकी सब तो भिखारी है ना, बड़े आए महान राजा बनने वाले। अगर मेरे पिताजी को पता चल गया ना कि आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, फिर वो आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। वो अपने समय के सबसे महान योद्धा रह चुके हैं। हाँ तो मत छोड़ो ना मुझे किसी लायक का। उठाओ एक तलवार और रेत दो मेरी गर्दन। मैं भी इस रोज रोज की किचकिच से निजात पाऊंगा। राजा सोना सिंह और रानी सुंदरी के बीच इस जोरदार झगड़े की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। नगरवासियों को भी मुफ्त का मनोरंजन प्राप्त हो रहा था, इसलिए वो कान लगाए एक एक बात को सुनते और हंसते रहते। हाँ हाँ, देख रहे हो लल्लन, हमें तो लगा कि हम सिर्फ छोटे लोगों के घर में ही पति पत्नी के बीच में कलेश होता रहता है, लेकिन आज पता चला कि राजा हो या रंक, इस गृहस्थी के कलेश से कोई नहीं बच सकता। लेकिन राजा की बेटी ताप्ती उस हंसती हुई दुनिया में एक अकेली रो रही थी। देखो सुराहर, बहुत हो चुका तुम्हारा टाल मटोल करना। अब तुम मुझे बस एक तारीख बता दो जिस दिन हम शादी करेंगे। अरे छोटी रानी साहिबा, मैं तो आज ही आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन आपके खड़ूस राजा साहब, मेरा मतलब है आपके पूज्य पिताश्री ही इसके लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अरे तो जाओ ना, उन्हें मनाओ। कब तक हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? एक दिन तो हमें कोई बड़ा धमाका करना ही पड़ेगा। हाँ छोटी रानी साहिबा, आप सही कहती हैं, हमें कोई बड़ा धमाका करना ही पड़ेगा, कोई बड़ा धमाका। बड़ा धमाका क्या करूं? बड़ा धमाका, हाँ, मेरे पास एक महान कारगर योजना है। क्या है वो योजना? मुझे भी बताओ ना। नहीं छोड़िए, आप उसके लिए तैयार नहीं होगी। सुराहर, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम बस मुझे अपनी योजना बताओ। अगर हम समस्या की जड़ को ही हटा दें तो? जड़ के न रहने पर समस्या भला कैसे पनप सकती है? मैं कुछ समझी नहीं सुराहर। मैं आपके पूज्य पिताश्री को नर्कलोक, मेरा मतलब है स्वर्ग लोक में पहुंचाने की बात कर रहा हूँ छोटी रानी साहिबा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो सुराहर? क्या तुम मेरे पिता की हत्या करने का सोच रहे हो? आज अपने पिता पर बहुत प्यार आ रहा है आपको। याद करिए, आप ही तो मुझे दिन रात उनकी शिकायत करती रहती थी कि वो आपके बड़े भाई विजय सिंह को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपसे कम। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन कुछ नहीं,
हमारे पास बस यही एकमात्र रास्ता है। आज आपको मेरे और अपने खड़ूस पिता में से किसी एक का चुनाव करना होगा। बोलिए, आप किसे चुनती है? मैं तुम्हें चुनती हूँ सुराहर, लेकिन तुम ये करोगे कैसे? उसकी चिंता मत करिए छोटी रानी साहिबा, वो सब मैं देख लूंगा। सुराहर कार्य को अंजाम देने में जुट जाता है। वहीं दूसरी ओर राजा सोना सिंह का बड़ा बेटा विजय सिंह एक सोमरस की दुकान पर। सुनो विजय सिंह, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है मित्र? आगे क्या करना है? आजकल तो हमारे राज्य के दुश्मन इतने अधिक हो गए हैं कि हम कब गुलाम बन जाएं पता नहीं। अरे जनाब, दुश्मन की चिंता आप कीजिए, हम तो बस अपने होने वाली महारानी की चिंता करेंगे। और अपनी महारानी को खिलाएगा पहनाएगा क्या? तू राजा बनने के लिए कुछ अभ्यास तो करता नहीं। मुझे तो डर है कि महाराज तेरी जगह किसी और को अपना उत्तराधिकारी घोषित ना कर दें। बात तो तुम पते की कर रहे हो मित्र। क्या करूं? पिताजी को मार दूं क्या? फिर तो उनका उत्तराधिकारी मैं ही बन जाऊंगा, क्योंकि मैं ही उनका एक लौता बेटा हूं। यही करना पड़ेगा मित्र, क्योंकि महाराज ने यदि जीवित रहते किसी और को अपना उत्तराधिकारी बना दिया तो तू राजकुमार से सीधा गुलाम बन जाएगा, और मैं एक गुलाम का मित्र। देर रात हो चुकी थी। राजा सोना सिंह अभी तक महल में नहीं आए थे। उनकी रानी सुंदरी और दोनों बच्चों को बहुत चिंता हो रही थी। इतनी रात हो चुकी है, पिताश्री अभी तक नहीं आए। माँ, कहीं किसी दुश्मन ने उनके साथ। शुभ शुभ बोल बेटी, तेरे पिता को कुछ नहीं हुआ होगा। विजय सिंह राजा को खोजने निकल पड़ा। तभी उसे महल के बाहर बगीचे में राजा सोना सिंह की लाश फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। पिताश्री, क्या हुआ आपको? माँ, माँ, ताप्ती, ताप्ती देखो, पिताश्री को क्या हुआ? अगले दिन राजा का विश्वस्त मंत्री जगमाल और सिपाही फफोली जांच पड़ताल करने आते हैं। सरकार, लगता है ये आत्महत्या है या हत्या। ये हत्या है फफोली। आपको कैसे पता चला सरकार? महाराज के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। इसका मतलब है कि जरूर इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति ने फांसी पर लटकाया है और उसे इस तरह दिखाया है जिससे हम इसे आत्महत्या समझे। लेकिन वह जानता नहीं कि महामंत्री जगमाल उसकी तरह मूर्ख नहीं है। वो तो है सरकार। चलो सबसे पूछताछ करते हैं, देखें किसकी दाढ़ी में तिनका नजर आता है। राजा महाराजाओं के सबसे ज्यादा दुश्मन इनके अपने घर में ही होते हैं। मंत्री पूछताछ करने जा ही रहा होता है, तभी फफोली अपने हाथ में नीले रंग का हीरा लिए हुए। ये देखिए सरकार, ये क्या है? फफोली, इतना कीमती हीरा तुम्हारे पास कहां से आया? कहीं तुमने राजकोष से चोरी तो नहीं की है? अरे नहीं नहीं सरकार, ये हीरा हमरा नहीं है। ये तो हमें लाश के पास से मिला है, भगवान कसम। मंत्री सारे नगरवासियों से पूछताछ करता है। वो पिछली रात राजा सोना सिंह और रानी सुंदरी के बीच हुए भयंकर झगड़े के बारे में बताते हैं। मंत्री रानी सुंदरी के पास जाता है। हाँ तो महारानी सुंदरी, मुझे पता चला है कि कल रात आप महाराजा से झगड़ रही थी। कुछ तलवार वलवार निकालने की भी बातें हो रही थी। मंत्री जी, मुझे समझ नहीं आता। हुआ क्या कि मैं महाराज से एक कीमती गहना बनवाने की जिद करने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे इसके लिए मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर थोड़ी सी नोकझोंक हो रही थी। मैं तो अपने पति परमेश्वर की हत्या करने के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। हाँ, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। और बताइए, आपको किस पर शक है? नहीं मंत्री जी, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। महाराज बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे और हमेशा प्रजा की भलाई के लिए ही सोचा करते थे। हाँ, थोड़ा कंजूस भले ही थे, लेकिन आजकल महंगाई के जमाने में कंजूस ना हुआ जाए तो व्यक्ति सड़क पर ही आ जाएगा। तभी मंत्री की नजर राजा के पागल भाई मजनू पर पड़ती है, जो अजीब अजीब तरह के मुंह बना रहा था। चिड़िया उड़, मैं ना उड़। इनकी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई है क्या महारानी? राज्य के सबसे महान वैद्य से इनकी औषधि चल रही है, फिर भी
ये हमारे चाचा ठीक से औषधि नहीं खाते ना मंत्री जी, इसलिए। और दिन भर अपने पागलपंती से हमें तंग करते रहते हैं, वो सो अलग। और फिर भी पिताजी मुझसे भी ज्यादा इन्हें प्यार करते हैं, है ना कमाल की बात। अरे बच्चों चुप रहो, मंत्री जी के सामने तो कम से कम अपनी जुबान पर काबू रखो। अपनी भड़ास बाद में निकालना, पहले मंत्री जी को चले जाने दो। मंत्री जैसे ही जाने वाला होता है तभी उसकी नजर ताप्ती पर पड़ती है, जो छिपकर सोराहर का पत्र पढ़ रही थी। आप उधर कोने में किसका पत्र पढ़ रही हैं छोटी रानी साहिबा? क, 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 किसी का नहीं मंत्री जी। मंत्री को शक होता है और वो ताप्ती से वो पत्र लेकर पढ़ता है, जिसमें महान कारगर योजना के बारे में लिखा हुआ था। वो ताप्ती से कड़कते हुए बोलता है, छोटी रानी साहिबा, इस पत्र में किस महान योजना का जिक्र है? नहीं मंत्री जी, आप गलत समझ रहे हैं, इसमें किसी और योजना का जिक्र है। झूठ मत बोलिए छोटी रानी साहिबा, इस पत्र में साफ साफ किसी की हत्या करने का जिक्र है। मैं सच बोल रही हूँ मंत्री जी, आप मेरा विश्वास कीजिए। आप ऐसे नहीं मानेगी, अभी महारानी से आपकी इस करतूत के बारे में बताता हूँ। ये सुन ताप्ती बहुत डर जाती है और मंत्री को सोराहर के बारे में सब सच सच बता देती है। मंत्री फफोली को लेकर तुरंत सोराहर के घर पहुंचता है, जहां पर अरे मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? हाँ, तो आप हैं महान कारगर योजना के महान कलाकार। किस योजना की बात कर रहे हो मंत्री जी? मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं कलाकार जी, आप कैद खाने चलिए, आपको सब अच्छे से समझा दिया जाएगा, एक सरसों के तेल में डूबे हुए मोटे डंडे के साथ। सुनो सोराहर चंद, मुझे छोटी रानी ताप्ती ने सब बता दिया है, इसलिए ज्यादा होशियारी मत करो और अपना गुनाह कबूल करो। देखिए मंत्री जी, मैं जानता हूँ कि मैंने महाराज को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन जब मैं उनके महल में पहुंचा तो वो पहले से ही फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। मैं सच कहता हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। हाँ फफोली, तुम इसकी सारी कुंडली लिखकर रखो। और सुन दुश्मन देश के खुफिया सिपाही, अगर तूने कहीं भागने की कोशिश की तो तेरी गर्दन में उसी समय अपनी तलवार से उड़ा दूंगा, समझा? जी जी मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कहीं नहीं भागूंगा। जैसे ही मंत्री फफोली के साथ बाहर निकलता है, तभी उसे सोराहर के घर के बाहर भी रास्ते पर एक रहस्यमय नीला हीरा गिरा हुआ मिला। फफोली, हो ना हो, जरूर इस रहस्यमय नीले हीरे से अपराधी का कोई नाता है, क्या कहते हो? हाँ सरकार, आप सही कहते हो, हमें भी यही लगता है। हे भगवान, मेरा तो सिर दर्द करने लगा। ये मुकदमा सुलझाने की जगह उलझते ही जा रहा है। मन कर रहा है ये खंजर मैं अपने ही पेट में घोंप दूं। लाइए सरकार, इमा हम आपकी मदद कर दें। क्या कहा तुमने फफोली? नहीं नहीं सरकार, हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। खैर, वो सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ सोमरस की टपरी कहाँ है? अब 2 घूंट सोमरस पीऊंगा तभी मेरा सिर दर्द ठीक होगा। सोमरस से सिर दर्द ठीक हो जाए सरकार? अरे फफोली, तुम क्या जानो सोमरस की महिमा। ये सोमरस सर्दी में गर्मी पाने के लिए, जिसे नींद ना आए उसे सुलाने के लिए, और तो और भयंकर से भयंकर गम मिटाने के लिए भी सबसे ज्यादा कारगर है। तो क्या वो मेरे सर दर्द को ठीक नहीं कर सकता? मंत्री और फफोली सोमरस की टपरी पर सोमरस पीने जाते हैं, जहां सोमरस वाला मंत्री को परेशान देखते हुए बोलता है, एक राज की बात बताएं मंत्री जी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ। कल सोमरस पीते वक्त महाराज के बेटे छोटे राजा विजय सिंह अपने मित्र से बात कर रहे थे कि महाराज को मारकर वो राजगद्दी पर बैठेंगे, इसलिए उन्हें ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जगमाल को अब रानी सुंदरी, विजय सिंह, ताप्ती और सोराहर सभी पर समान रूप से शक होता है और सबके पास ही राजा की हत्या करने के पर्याप्त कारण भी थे। तभी मंत्री को सोमरस की टपरी पर एक रहस्यमय नीला पत्थर दिखता है, जो बिल्कुल नीले हीरे के रंग का था। हे भगवान, ये रहस्यमय नीला रंग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? हर जगह टपक पड़ता है।
ए टपरी स्वामी, यह नीला पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? कहाँ से मिला क्या मंत्री जी, ये हमें कहीं से मिला थोड़े है, बल्कि मैं तो इसे पास के नीले हीरे के खदान से खरीद कर लाया हूँ। क्या है कि गरीब आदमी हूँ, हीरा तो खरीद नहीं सकता, इसलिए उसी रंग का ये प्यारा पत्थर ही खरीद लिया है। मंत्री हीरे के खदान पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि राजा का वही मानसिक रूप से विकसित पागल भाई मजनू बिल्कुल सामान्य रूप से अपने एक ग्राहक से बात कर रहा था। अरे ये का सरकार, ये तो भाई पगलेटवा हो ना, वो महाराज का भाई। हाँ फफोली, ये तो बिल्कुल ठीक लगता है, मगर इस नीले हीरे के खदान पर ये क्या कर रहा है? चलो देखते हैं। मंत्री और फफोली को अपने पास आते देख पागल मजनू सब समझ जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मंत्री और फफोली एक झपट्टा मारकर आखिरकार उसे दबोच ही लेते हैं। देखो फफोली, ये पागल तो बहुत ही शातिर निकला। हाँ सरकार, ये सरवात झूठ मूठ का पागल बनकर सारी दुनिया को पागल बनाता रहा। मंत्री राजा के पागल भाई को कैद खाने में ले जाते हैं, जहां राजा का वो पागल भाई मजनू राजा की हत्या करने की बात कबूल लेता है और पूछने पर बताता है कि मैं बचपन से ही आलसी किस्म का था और कोई काम नहीं करना चाहता था। वही मेरे भैया बहुत ही मेहनती थे। मेरे पिता मुझे भी भैया की तरह मेहनत करने के लिए कहते, लेकिन वो मुझसे नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने पागल होने का नाटक किया, जिससे मुझे कोई भी काम न करना पड़े। पिताजी के जाने के बाद भैया ने मुझे भी अपने बेटे की तरह ही पाला, लेकिन उनके बेटे बेटी मुझे पसंद नहीं करते थे। भैया को डर था कि उनके जाने के बाद उनके इस पागल भाई को मेरे बेटे बेटी जीने नहीं देंगे, इसलिए भैया ने राज्य से दूर एक नीले रंग के हीरे की खदान मेरे नाम कर दी। क्योंकि वो मुझे पागल समझते थे, इसलिए इस हीरे की खदान से आने वाला हर मुनाफा वही रखते थे। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि सारा मुनाफा वही रखें, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी ताकि उसका पूरा मुनाफा भी मुझे ही मिले। मंत्री के पूछने पर कि हर जगह नीले हीरे क्यों मिलते थे, वो पागल भाई बोलता है, मैं भैया की हत्या करने का सही अवसर खोज रहा था। तभी मुझे एक रात उनके कमरे से भैया भाभी के बीच लड़ाई की आवाज सुनाई दी। मैं उनकी बेटी ताप्ती के प्रेम संबंध और भैया के उस संबंध के प्रति नाराजगी के बारे में भी जानता था, इसलिए इसे ही सही मौका समझकर मैंने उन्हें फांसी पर लटका दिया ताकि हत्या का इल्जाम उनके परिवार पर ही लगे और मैं बच जाऊं। मैं अपने खदान से कुछ नीले हीरों को चुराकर एक झोली में भरकर रखता था ताकि किसी जौहरी को बेच सकूं। संयोग से उस दिन मेरे झोले में छेद था जो मैंने देखा ही नहीं, इसलिए मैं जहां जहां भी गया हर जगह ये नीले रंग के हीरे गिर जाते थे, जो आपके लिए एक रहस्यमयी नीला हीरा था।